दोस्तों आइए देखते हैं आज की कुछ अहम खास मुख्तसर चुनिंदा खबरें। मालेगांव शहर के साबिक रुकन असम्बली आसिफ शेख रशीद ने महकमा दाखिला और पुलिस इंतज़ामिया को एक मकतूब देकर इस बात की शिकायत की कि कुछ क्रिमिनल अफराद उनके घर के अफराद खाना पर उनके भाई और उनके भतीजों पर के लिए सुपारी लेकर आए और उन पर हमला कर सकते हैं, उनकी जान जा सकती है। आसिफ शेख रशीद ने नायब वज़ीर आला महकमा दाखिला और मुकामी पुलिस इंतज़ामिया और पुलिस मुख्यालय को एक मकतूब देते हुए कहा कि हमारे सियासी मुखालफिन ने हमारा सियासी वजूद ख़त्म करने के लिए कुछ क्रिमिनल अफराद को सुपारी दी है और इस काम के लिए श्री राम नगर ताल्लुका अहमदनगर ज़िला गोरखपुर यूपी के कुछ शूटर मालेगांव तलब किए गए हैं और आसिफ शेख रशीद, उनके भाई और उनके बिरादर ज़ादगान की ऑफिस और उनके मुताल्लिका इलाकों में वो गश्त कर निगरानी कर रहे हैं। कभी भी कोई वाक़यात हो सकती है, इन पर हमला अटैक हो सकता है, जान जा सकती है। अगर इस मामले में कुछ होता है तो शेख आसिफ ने इंतबा दिया कि इसकी सारी जवाबदारी महकमा दाखिला की होगी। आइए आने वाले दिनों में पुलिस इस बाबत क्या एक्शन लेती है, कौन सियासी मुखालफिन है और कौन लोग मर्डर शूटर आए हुए हैं, इस ताल्लुक से देखते हैं आगे आगे होता है क्या। दोस्तों महाराष्ट्र सरकार सिंधे सेना ने इलेक्शन कमीशन के तवज्जुह से ये फैसला लिया कि आने वाले कारपोरेशन इलेक्शनों में 2025 के आसपास इलेक्शन होने की उम्मीद है कि कारपोरेशन इलेक्शन में मुंबई छोड़कर जितनी कारपोरेशन है तमाम कारपोरेशनों में 4 के फाइनल होंगे। ये बिल्कुल फिक्स हो गया है। 4 कारपोरेटरों पर मुश्तमिल एक फाइनल होगा। वहीं म्यूनसिपलिटी और ग्राम पंचायतों में 3 उम्मीदवारों का फाइनल होगा। मुंबई में अभी इलेक्शन नहीं होना है। इस बाबत अपोजिशन ने मुखालफत की है और इसे सिंधे की डिक्टेटरशिप बताते हुए कहा है कि सिंगल वार्ड दिया जाना चाहिए। मगर सिंधे हुकूमत की जानिब से कारपोरेशनों के लिए 4 का फाइनल, म्यूनसिपलिटी और ग्राम पंचायतों के लिए 3 का फाइनल तकरीबन तय हो चुका है। देखते हैं इलेक्शन 2025 के अव्वलीन महीनों में कब होता है। दोस्तों असम्बली इजलास जारी है, ऐसे में पालक मंत्री दादा भुसे और करजत के आमदार महेंद्र थुरवे के अंदर असम्बली इजलास में हाथापाई हुई, जिसको लेकर जयंत पाटिल ने कहा कि सिंधे सेना अब गैंगस्टर हो गई है। हुआ ये कि करजत, मुंबई के मशहूर इलाके करजत के सिंधे सेना के ही रुकन असम्बली महेंद्र थुरवे ने अपना एक काम दादा भुसे को दिया था अपने शहर का, मगर दादा भुसे उसमें आनाकानी कर रहे थे, जिसको लेकर असम्बली इजलास में महेंद्र थुरवे ने पालक मंत्री दादा भुसे का गिरबान पकड़ लिया। दोनों में धक्का बुक्की हुई। इसकी वीडियोस भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई। दोस्तों इससे पहले नारायण राणे के बेटे नितेश राणे ने मालेगांव से मुतालिक कई इल्ज़ाम लगाए थे और ये कहा था कि यहाँ के लोग बिजली चोरी कर रहे हैं और लव जिहाद का भी मामला नितेश राणे ने मालेगांव से मुतालिक कहा था। अब कल असम्बली इजलास में सांगली के बीजेपी के रुकन असम्बली एमएलए गोपी चंद पडोलकर ने मालेगांव में लैंड जिहाद का एक इश्यू दिया, एक उन्वान दिया है। स्पीकर से गुजारिश की है कि मालेगांव शहर में दयाना, मालदा, दरेगांव, सोएगांव, सोनगांव, इन इलाकों में बड़े पैमाने पर लैंड माफिया, ज़मीन माफिया गैर कानूनी तौर से ज़मीनों को बेच रहा है। मालेगांव में बड़ी तादाद में बिनशेती प्लाट अलाट किए जा रहे हैं, बेचे जा रहे हैं और सरकारी ज़मीनों को भी मुख्तलिफ तरीके से परचेज चेंज करके बेचा जा रहा है। सांगली के बीजेपी रुकन असम्बली गोपी चंद पडोलकर ने असम्बली स्पीकर से गुजारिश की है कि मालेगांव में हो रहे ज़मीनी मामलात के खुर्द पर तवज्जो देना चाहिए और खाती अफराद पर कार्रवाई की जानी चाहिए। दोस्तों हिंदुत्ववादी लीडर संभाजी भिड़े गुज़िश्ता दिनों येवला के दौरे थे। येवला से उनको धुलिया जाना था। येवला से निकलकर वो मनमाड़ होते हुए मालेगांव की सिमत आ रहे थे कि मनमाड़ चौफुल्ली और मनमाड़ के बीच हाईवे पर भीमसेना के अराकीन ने संभाजी भिड़े की गाड़ी को रोका। सैकड़ों पुलिस होने के बावजूद भी भीमसेना के लोगों ने संभाजी भिड़े की कार पर तोड़फोड़ की और काली झंडी बताई। पुलिस ने इस मामले में मनमाड़ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। भीमसेना के अराकीन भी कल रात में बड़ी तादाद में मनमाड़ शहर पुलिस स्टेशन पहुंचकर एहतजाज कर रहे थे। आपको बता दें कि हिंदुत्ववादी लीडर संभाजी भिड़े और भीमसेना में अक्सर अनबन जारी रहती है। आने वाले दिनों में ये मामला कहां तक पहुंचता है देखते हैं। बहरहाल मुकामी एएसपी अनिकेत भारती ने मौका वारदात पर पहुंचकर मामले को रफा दफा कर दिया है।
दोस्तों, साल 2024 और 2025 का मुकामी मालेगांव कारपोरेशन का बजट कारपोरेशन कमिश्नर प्रशासक ने तमाम ऑफिसरान की मौजूदगी में महासभा कारपोरेशन हाल में मीटिंग हॉल में कल ये बजट पेश किया। तकरीबन 989 करोड़ का अंदाजन ये बिल होगा, मतलब इतने अखराजात आएंगे। इसके लिए कहाँ से फंड हासिल किया जा सकेगा? जीएसटी का, एलबीटी का, कारपोरेशन की आमदनी, स्टेट गवर्नमेंट और मरकजी गवर्नमेंट से किस तरह तकरीबन अखराजात जो तय किए गए हैं वो 989 करोड़ का मालेगांव कारपोरेशन का बजट, इसका तखमीना पूरा करने के लिए और इसको फाइनल मंजूरी देने के लिए आने वाली तारीख दी गई है। इससे पहले जब लोकल बॉडी थी तो कारपोरेशन बजट पेश करने के टाइम में बहुत खड़ा जंगी हुआ करती थी और काफ़ी लेदे होता था, मगर इस बार प्रशासक हैं, सारे मामला खामोशी से कर लिए जा रहे हैं। लीडरान भी इस बाबत कोई तवज्जो नहीं दे रहे हैं कि बजट में अहम कामों को जगह दी जा रही है कि नहीं। गुज़िश्ता दिनों इलाहाबाद के डॉन अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ का मर्डर होने के बाद कल यूपी पुलिस ने रायबरेली जेल में अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ की मदद करने वाले 2 वार्डर वॉचमैन और 9 कैदियों समेत 11 अफराद पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमे का इंदराज किया है। ये लोग पहले से ही जेल में बंद हैं। इन पर अभी इल्ज़ाम आयद किया गया है कि अतीक अहमद और अशरफ की ये लोग जेल में मदद किया करते थे। इससे पहले योगी ने कहा था कि इनकी मौत के बाद भी मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। ये बात सामने आ रही है। अतीक अहमद और अशरफ का मर्डर हो चुका है, उसके बाद भी उनके साथियों को मदद करने की पादाश में जो पहले से ही जेल में है, मजीद मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं, वो भी गैंगस्टर एक्ट जैसे संगीन दफा। गुज़िश्ता कई सालों से आसाराम बापू महाराज नाबालिग लड़की की असमत दरी समेत कई मामलात में उम्र कैद और कई सालों की सज़ा काट रहे हैं। उम्र कैद की सज़ा के दरमियान उनको कई बीमारियां और कई आर्जे हो गए हैं। जेल में उनका इलाज बेहतर तरीके से नहीं हो पा रहा है। इस तरह की अपील उनके अहबाब ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की थी और कहा था कि आसाराम बापू की बिगड़ती हालत और कई बीमारियों के सबब उनकी उम्र कैद ख़त्म की जाए और उन्हें रिहा किया जाए। मगर आज सुप्रीम कोर्ट ने इस अर्जदास्त को खारिज कर दिया है और कहा है कि आसाराम बापू को नाबालिग लड़की की असमत दरी की पादाश में दी जाने वाले उम्र कैद की सज़ा कायम रहेगी, यानी आसाराम बापू अब मरने के बाद ही जेल से बाहर आ सकेंगे। दोस्तों, पार्लियामेंट इलेक्शन जारी है, वहीं मोदी हुकूमत की हमेशा ये कोशिश रहती है कि दीगर रियासतों में भी बीजेपी की हुकूमत हो। इसके लिए अक्सर तोड़ जोड़ की खबरें सामने आती है। गुज़िश्ता दिनों नीतीश कुमार, मायावती, फारूक अब्दुल्ला समेत कई लीडरान ने कांग्रेस अलायंस से नाता तोड़ लिया। जहां कांग्रेस अलायंस इंडिया इत्तेहाद कमज़ोर हो रहा है, वहीं मोदी एनडीए अलायंस धीरे धीरे मजबूत होता जा रहा है। आज की ये बड़ी खबर थी कि हिमाचल प्रदेश में अब से पहले सुक्खो और कांग्रेस, इन 2 लोगों की हुकूमत थी। अभी सुक्खो के वजीर असम्बली के अरकान ने, एमएलएज ने सुक्खो से बगावत करके अपनी नई पार्टी बनाने का ऐलान किया है और ये लोग मुमकिन है कि 1-2 रोज़ में, कल या परसों, बीजेपी के साथ अलायंस करके सुक्खो और कांग्रेस से बगावत करके हिमाचल प्रदेश में बीजेपी और नई पार्टी की हुकूमत बने। इस तरह जहां मुख्तलिफ रियासतों में बीजेपी की हुकूमत हो रही है, वहीं हिमाचल प्रदेश में भी बीजेपी की हुकूमत हो सकती है। कांग्रेस के लिए आज ये बड़ा झटके की खबर दिखी। हिमाचल प्रदेश के राजेंद्र राणा ने वजीर आला सुक्खो से बगावत करके कई एमएलएस को लेकर नई पार्टी बनाने का ऐलान किया है और वो जल्द ही बीजेपी से साठगांठ करके वजीर आला की कुर्सी पर तैनात होंगे। माना जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश के नए वजीर आला बीजेपी अलायंस के राजेंद्र राणा हो सकते हैं। दोस्तों, मुल्क में पार्लियामेंट इलेक्शन की तैयारियां जारी है। महाराष्ट्र में कांग्रेस, उद्धव बाला साहब ठाकरे सेना और शरद पवार एनसीपी की जानिब से सीटों का बंटवारा तकरीबन तय हो चुका है। कांग्रेस को 18 सीटें दी गई है, जबकि उद्धव बाला साहब ठाकरे सेना को 20 सीट दी गई है। इन 20 सीटों में ये लोग वंचित अघाड़ी, दलित अघाड़ी और दीगर मोर्चा और छोटी मोटी पार्टियां जो उनके साथ अलायंस बनाए हुए हैं। उद्धव ठाकरे अपनी मिलने वाली 20 सीटों में से 6 सीटें अदर अलायंस साथी पार्टियों को देंगे और 16 सीट पर उद्धव बाला साहब ठाकरे, 18 सीट पर कांग्रेस, जबकि शरद पवार ग्रुप को महज 10 सीट दी गई है।
इससे पहले वाले पार्लियामेंट इलेक्शन में शरद पवार सबसे ज़्यादा सीट हासिल करने के लिए काफ़ी भागदौड़ किया करते थे और जिद किया करते थे, मगर इस साल काफ़ी मजबूरी और लाचारी का मामला है कि अलायंस उनको जो दे रहा है वो ले रहे हैं। देखते हैं कि 10 सीट एनसीपी को दी जाती है तो कितनी सीट कामयाब होगी। आने वाले दिनों में शिंदे सेना, अजीत दादा पवार, बीजेपी और दीगर अलायंस पार्टियों की जानिब से भी किसको कितनी सीट मिली इसकी डिटेल आ सकेगी। महाराष्ट्र भर समेत मुल्क भर में कई जगह उम्मीदवारों का ऐलान हो गया है और तकरीबन हर जगह सीटों के बंटवारों को लेकर दोनों अलायंस मजबूती से मुतारिक है। गोदी मीडिया यानी टीवी मीडिया अक्सर भड़काऊ भाषण, मुतनाज़ा पोस्ट को लेकर चर्चा का बाइस रहती है। दुनिया भर की इनको फजीहत का सामना रहता है। इन दिनों टाइम्स नाउ नामी चैनल को, न्यूज़ 18 और आज तक, इन 3 चैनलों पर हुकूमत की जानिब से जुर्माना आयद किया गया है। टाइम्स नाउ को मुतनाज़ा पोस्ट के ताल्लुक से 1 लाख रुपए जुर्माना अदा करने का हुक्म दिया गया है। वहीं न्यूज़ 18 को भी मुतनाज़ा पोस्ट वायरल करने पर 50,000 रुपए का जुर्माना आयद किया गया है। वहीं आज तक न्यूज़ चैनल को भी वार्निंग दी गई है। इन लोगों ने इससे पहले छोटे से मामले को लव जिहाद बताकर मुस्लिम समाज को बदनाम करने की कोशिश की थी। एक हिंदू भाई ने ही इन तीनों चैनलों के खिलाफ अरीजा दाखिल किया था, जिस पर सुनवाई मुकम्मल हुई और टाइम्स नाउ, न्यूज़ 18 और आज तक वालों को जुर्माना भरने के बाद उनको वार्निंग भी दी गई कि मज़कूरा पोस्ट वो अपनी वेबसाइट से डिलीट करेंगे और आने वाले दिनों में इस तरह का कोई मुतनाज़ा बयान या कोई लव जिहाद को बदनाम करने की कोशिश नहीं करेंगे। दोस्तों, मालेगांव से मुताल्लिक नाजिबा कलमात अदा करने वाले, मालेगांव शहर पर बेजा इल्ज़ाम तराशी करने वाले फिरका परस्त लीडर नितेश राणे का थाना में दक्कन मॉल करके कई मंजिला शॉपिंग मॉल है। नितेश राणे के थाना में वाक़े दक्कन शॉपिंग मॉल में पर करोड़ों रुपए की घर पट्टी और दीगर टैक्सेस बाकी हैं, जिसके बाद वहां कारपोरेशन ने जब्ती के लिए इसको सील करने की कोशिश की, मगर नितेश राणे ने ऊपर से प्रेशर लाकर इस कार्रवाई को रुकवा दिया। मालेगांव पर पावर बिजली बिल बकाया का इल्ज़ाम लगाने वाले नितेश राणे के शॉपिंग मॉल पर करोड़ों रुपए का टैक्स बाकी है। हुकूमत इस बाबत क्या कर रही है? दोस्तों, इजराइल की जानिब से गजा और फ़लस्तीन पर मुसलसल बमबारी जारी है। कल होने वाले इजराइल की जानिब से होने वाले हमलों में 112 फ़लस्तीनी शहीद हुए, जबकि 750 से ज़ायद फ़लस्तीनी ज़ख्मी हो गए। इजराइल की अफवाज ने मदद के लिए कतार में खड़े हुए बेमज़लूम फ़लस्तीनियों को भी अपनी गोलियों का निशाना बनाया, जिसको लेकर दुनिया भर में मजम्मत जारी है। दुनिया भर से मजम्मत के बावजूद भी इसराइल किसी भी तरह की बमबारी से रुक नहीं रहा है। फ़लस्तीन की आवाम मदद के लिए पुकार रही है। इन लोगों को ग़िज़ा के अलावा दवा का भी बड़ा मसला दरपेश है। दवाओं को लेकर, मेडिकल हेल्प को लेकर इन लोगों को काफ़ी परेशानी है। वहीं फूड खाने की भी अशिया की बड़ी किल्लत पाई जा रही है। ऐसे में बीमारियों का खदशा बढ़ता जा रहा है। फ़लस्तीनी बच्चों में 70% बच्चे मुख्तलिफ मोजी बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। देखते हैं कि दुनिया भर से इमदाद के बावजूद फ़लस्तीन में के मुसलमानों को कब राहत मिलती है। दोस्तों, बांग्लादेश की राजधानी ढाका की एक 6 मंजिला इमारत में वाक़े कच्ची भाई होटल में सिलेंडर के ज़रिए आग लग जाने से बड़ा हादसा पेश आया और इसमें 44 अफराद हलाक हुए, जबकि 100 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हुए हैं। बेशतर अफराद को बेहोशी की हालत में निकालकर ज़ेर इलाज किया गया है। मज़ीद कई अफराद इस मॉल में फंसे हुए हैं। आग लगने के बाद जब लोगों ने देखा कि निकलने का कोई रास्ता नहीं है, तो बेशतर अफराद ने कई मंजिलों से छलांग लगा दी। कूद जाने की वजह से भी बेशतर अफराद की अमवात हुई। 44 अफराद की अमवात के बाद बांग्लादेश की राजधानी ढाका में सरासिमगी का माहौल। दोस्तों, इन दिनों ईरान में इंतखाबात जारी हैं। कल इंतखाबात में, ईरान में होने वाले सदारती इंतखाबात में 6 करोड़ 11 लाख वोटर्स ने, राय दहिंदगान ने इलेक्शन में हिस्सा लिया। ईरान में इस मरतबा आयतुल्लाह खामनाई और इब्राहिम रईसी इन दोनों में मुकाबला है। ईरान में जो इलेक्शन होता है इसमें किसी की हार या जीत नहीं होती,
बल्कि जिस पार्टी को, जिस उम्मीदवार को जितना फीसद वोट मिलता है उसको इक़्तिदार में उतना हिस्सा मिलता है और उसको उसी तनासुब से फंड भी दिया जा रहा है। ईरान के इंतखाबात का रिजल्ट 2-3 रोज में आ जाएगा। माना जा रहा है कि आयतुल्लाह खामनाई ही ईरान के दोबारा सदर मुंतखब होंगे। दोस्तों, अमेरिका में सदारती इंतखाबात मुख्तलिफ मराहिल में जारी हैं। 2 मरहले गुजर चुके हैं, 4 मराहिल में इलेक्शन होगा। तीसरे मरहले में भी लोगों ने वोटिंग में बहुत कम हिस्सा लिया। एक न्यूज़ एजेंसी के सर्वे के मुताबिक अमेरिका में 60 से 70% आवाम दोनों उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडन दोनों को पसंद नहीं करती, यानी अमेरिका में नापसंदीदा सदर के लिए इंतखाब हो रहा है। आने वाले दिनों में जो बाइडन की फतेह मुमकिन है। डोनाल्ड ट्रंप को कहीं ना कहीं से शिकस्त का सामना हो सकता है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक जो बाइडन और डोनाल्ड ट्रंप में बहुत कम ही फर्क का मुकाबला होगा। जंग, ईरान से जंग के बाद अमेरिका में भी जंगी कैफियत है और मासी हालात खराब होते देखकर वहां की आवाम जंग बंद करने को लेकर जो बाइडन और डोनाल्ड ट्रंप से काफ़ी नाराज नजर आ रही है। दोस्तों, बेशतर अफराद ने सोशल मीडिया के जरिए तस्वीर, रकम और इज्जत शोहरत अवार्ड हासिल किए। मालेगांव शहर के छोटू दादा और बॉलीवुड ने भी मालेगांव शहर से काफ़ी शोहरत हासिल की दुनिया भर में और करोड़ों रुपया भी कमाया। इसी तरह मुंबई के एक डोली चाय वाले इन दिनों काफ़ी चर्चा का बाइस है। डोली चाय वाले वीटी स्टेशन के अतराफ में चाय का ठेला लगाते हैं और अपने मुनफरिद स्टाइल में चाय फरोख्त तो करते हैं और इसी की शूटिंग वो इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया के दीगर जराए पर भी लगाते हैं, जिनके लाखों से फॉलोअर्स हैं। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के बिल गेट्स, जो दुनिया के 7वें सबसे बड़े अमीर माने जाते हैं, डोली चाय वाले से मुतासिर होकर गुज़िश्ता दिनों वो बम्बई आए और डोली चाय वाले से मुलाकात की और उनकी चाय भी पीकर गए और खुद सेल्फी भी बनाई, वीडियो भी बनाई। उनकी एक वीडियो सोशल मीडिया पर बिल गेट्स की काफ़ी तस्वीर पा रही है, जिसमें वो डोली चाय वाले से कह रहे हैं प्लीज टी। दोस्तों, पाकिस्तान में इंतखाबात को 3 हफ्ते से ज़ायद हो चुके हैं, लेकिन आपसी खाना जंगी की वजह से कोई भी वज़ीर आज़म या सदर अभी तय नहीं हुआ है। आज पाकिस्तान असम्बली में रूल ऑफ मेंबर्स पर के मुआहदे पर लोगों ने दस्तखत की, यानी लोगों का रुकन असम्बली होना रजिस्टर्ड हो गया। कल इतवार 3 मार्च को पाकिस्तान में सदारती इंतखाबात हैं। नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की पार्टी ने इंतखाब करके इमरान खान के कई आज़ाद उम्मीदवारों को खरीद लिया है। इसलिए उम्मीद की जा रही है कि नवाज शरीफ के भाई शहबाज शरीफ पाकिस्तान के अगले वज़ीर आला हो सकते हैं। वहीं इमरान खान की जानिब से उमर अयूब भी सदारती वज़ीर आज़म के उम्मीदवार हैं। देखते हैं कल 3 मार्च को क्या होता है पाकिस्तान के सदारती इंतखाबात को लेकर। दोस्तों, यमन के बहिरे अहमर में हौसी कबीले के 2 बहरी जहाज़ों पर अमरीकी अफवाज ने मिसाइल से हमला करके कई टैंकों को तबाह कर दिया है। यमन के बहिरे अहमर में बहरी जहाज़ों अमरीका, बरतानिया और हिंदुस्तान के दरमियान जंग का सिलसिला किसी भी हाल में से ख़त्म नहीं हो रहा है। यमन छोटा मुल्क है और यही वजह है कि इस जंग की वजह से यमन के मासी हालात दिन ब दिन ख़राब होता जा रहा है। दोस्तों, रूस और यूक्रेन जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। यूक्रेन की हिमायत में कई मगरबी ममालिक सामने आ रहे हैं। ऐसे में रूस के सदर वज़ीर आज़म पुतिन ने धमकी दी है कि अगर यूक्रेन की हिमायत में मगरबी ममालिक उतरते हैं तो रूस की जानिब से जौहरी जंग के लिए तैयार रहें। बीजेपी सरकार की शुरू से ही कोशिश रही है एनआरसी और सीएए को लेकर। इससे पहले उन्होंने ट्रायल किया था, मगर कोरोना आने की वजह से इसका निफाज नहीं हो सका। गुज़िश्ता हफ्ता भर से ये खबर गश्त तो कर रही थे कि हिंदुस्तान में जल्द ही सीएए का निफाज किया जाएगा। इस नए कानून, काले कानून को लेकर मुल्क के अक़लियती तबके में तशवीश का माहौल है। यही वजह है कि 2 दिन से मुल्क भर के बेशतर शहरों में सीएए के खिलाफ मुजाहरे हुए और लोगों ने मोदी मुखालिफ नारे लगाए।
दोस्तों, हिंदुस्तान के अजीम मुस्लिम रहनुमा अजीज कुरैशी, जो एमपी मध्य प्रदेश भोपाल के साबिक रुकन असम्बली रहे और 1970 की दहाई में भोपाल के वजीर भी रहे, कांग्रेस के अहम लीडर माने जाते हैं और वो उत्तराखंड, मिजोरम और यूपी में बतौर स्पीकर, बतौर गवर्नर भी अपनी खिदमत अंजाम दे चुके हैं। साबिक गवर्नर और साबिक वजीर अजीज कुरैशी का गुज़िश्ता कल भोपाल में इंतकाल हो गया। भोपाल में ही उनकी तदफीन अमल में आई। अजीज कुरैशी के इंतकाल के बाद मुल्क के आला लीडरान ने ताज़ियती पैगाम अरसाल किया। दोस्तों, 1 मार्च को मालेगांव शहर के सीनियर सियासतदान, बेबाक, दबंग, निडर लीडर अतीक कमाल की पहली बरसी थी। इस ताल्लुक से मालेगांव शहर में कई तकारीब का एहतमाम हुआ। वहीं कल रात इसका लाइब्रेरी में हॉल में एक अजीमुशान मुशायरे का भी इनेकाद किया गया था, जहां मालेगांव समेत महाराष्ट्र के दीगर शहरों से भी मुख्तलिफ शहरों के शोरा ने शिरकत की। दोस्तों, कल सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हुई जिसमें मालेगांव के एक हसास शहरी ने लिखा था कि या खुदा हमें मच्छरों से बचा। इस पोस्ट के वायरल होने के बाद उसके ऊपर कम व बेश 150 से ज़ायद अफराद ने कमेंट की और कमेंट में बेशतर अफराद ने कारपोरेशन इंतज़ामिया को, बेशतर ने लीडरान को जिम्मेदार बताया। वहीं कुछ लोगों ने यह भी कहा कि यह आवाम की गलती है, गंदगी की वजह से मच्छर होते हैं, आवाम को साफ़ सफाई का ख्याल रखना चाहिए। वहीं कुछ लोगों ने यह भी कहा कि यह अपने अमाल की खराबी का नतीजा है। बहरहाल, मच्छरों की अफजाइश से शहर में बीमारियों के खतरात बढ़ रहे हैं। छोटे बच्चों में डेंगू जैसी बीमारियां नमू पा रही हैं। ऐसे में लीडरान को, सरकर्दा अफराद को इस जानिब तवज्जो देने की ज़रूरत है। वहीं आवाम को भी साफ़ सफाई से रहकर मालेगांव शहर को साफ़ सुथरा रखने की ज़रूरत है ताकि हम लोग बीमारियों से पाक रह सकें। आइए देखते हैं आज की मुख्तलिफ 20 खबरों के चंद अहम ख़ास वीडियोस इस न्यूज़ के बाद। अरे वो मैं क्या रे शिरसट पर दो